जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का। आपको ज्ञात होगा कि कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का केवल एक एग्जाम, एक पेपर बचा हुआ है, वो भी हिंदी का। तो हिंदी एग्जाम पेपर में आपने जितना पढ़ाई किया है, जितनी भी व्यवस्था करी है, उस हिसाब से आप अपने आप को देख सकते हैं और अपने आप को तोड़ सकते हैं। आपके साथ ही हमने स्टार्ट किया कि कुछ मदद, कुछ हेल्प हम कर दें, क्योंकि हम तो केवल मैथमेटिक्स देखते थे, लेकिन आप के हिसाब से मैंने सोचा कि कक्षा 12 का हिंदी भी कुछ हेल्प करने के लिए नॉर्मल ऑप्शन तो इतने वेस्ट रहेंगे कि शायद ही कोई रेयर में दूसरे क्वेश्चन आए, दूसरे ऑप्शनल आए। बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा, है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक बात कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करके सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। एक कमेंट में बता दीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है और कितने नंबर, लगभग कितने नंबर आपके एग्जाम में आए, इतना अवश्य कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके कक्षा 12 हिंदी दो पार्ट में है, एक पार्ट है वितान और दूसरा पार्ट है आरोह। तो पहले पार्ट वितान में हम आपको कुछ ऑप्शनल, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को क्या माना है? कालिदास ने शिरीष के फूल को क्या माना है? संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को क्या माना है? तो यहां पे लिखोगे कोमल माना है। क्या माना है? कोमल। अगला है जाति प्रथा दूसरा रूप किसका है? समाज विभाजन का। जाति प्रथा कैसा रूप है? समाज विभाजन का दूसरा रूप है, क्योंकि जाति प्रथा जो बन गई तो उससे समाज बट रहा है ना। जाति प्रथा किस पहलू से हानिकारक है? जाति प्रथा किस पहलू से हानिकारक है? तो क्या हो जाएगा? आर्थिक पहलू से। क्यों? क्योंकि जब जाति प्रथा ना होती तो इंसान मिल करके अपनी आर्थिक समस्या का समाधान कर लेता, लेकिन कुछ ऐसे नियम बनाए गए जिस पर हमारे समाज का विभाजन होता जा रहा है ना। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है ना। तो क्या हो जाएगा? दूध पानी का मिश्रण। कैसे? दूध पानी का मिश्रण ही क्या है? भाईचारे का वास्तविक रूप है। किसनदा का वास्तविक नाम क्या था? अब चलिए चलते हैं कुछ दूसरे प्रश्न की ओर। किसनदा का वास्तविक नाम क्या था? तो कृष्णानंद पांडे था उनका नाम, आप जानते होंगे। कृष्णानंद पांडे। किसनदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता रहता था? आनंद यादव का मन कहां जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए। लेकिन आपके पाठ में है पाठशाला, तो पाठशाला लिखेंगे। पाठशाला जाने के लिए, पाठशाला जाने के लिए आनंद यादव का मन तड़पता रहता था। वो सोचता था कि हम किसी तरह अपने स्कूल चले जाएं, किसी तरह हम अपने पाठशाला पहुंच जाएं। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारते थे? मंत्री मास्टर जो थे लेखक को क्या कहकर पुकारते थे? तो आनंदा। क्या कहते थे? आनंदा कहते थे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहां पे मोहनजोदड़ो लिखा है, तो मोहनजोदड़ो था यहां पे, यही चलेगा। सिंधु घाटी में कौन से फल उगाए जाते थे? तो सिंधु घाटी में फल कौन कौन से उगाए जाते थे? अंगूर और खजूर और अंगूर, है ना। सिंधु घाटी में कौन से फल उगाए जाते थे? खजूर और अंगूर। सिंधु घाटी में दो प्रकार के फल उगाए जाते थे, कौन? खजूर और अंगूर। मोहनजोदड़ो नगर कितना साल पुराना है?
कितना पुराना है, तो हम लिख देते हैं 5000 साल पुराना है। कितना? 5000 साल पुराना। देखिए हम जो ऑप्शनल टाइप लिख रहे हैं वो वास्तविकता में ऑप्शनल है नहीं, है ना। वो सही जोड़ी में भी आ सकता है, सत्य सत्य में भी आ सकता है, रिक्त स्थान में भी आ सकता है, विकल्प में भी आ सकता है, कहीं भी एक शब्द वाक्य में उत्तर में भी आ सकता है। तो आप इसका वन लाइनर ही मानिए जितने 1 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। तो हम बेहतर ढंग से अपने हिसाब से चलेंगे जितना हम कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? अब अनुपात भी पूछ लिया तो क्या था? 1 अनुपात था, फिर 2 अनुपात था, फिर 4 था। सिंधु घाटी की सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? 1 अनुपात 2 अनुपात 4। रेणु जी का प्रसिद्ध रिपोर्टार्ज क्या है? रेणु जी का प्रसिद्ध रिपोर्टार्ज क्या है? तो देख लेते हैं हम लोग, है ना। रेणु जी का प्रसिद्ध रिपोर्टार्ज क्या है? आप बताएं, कमेंट करके आप बता सकते हैं ना। इसको SW दे देते हैं हम आपको, है ना। रेणु जी का प्रसिद्ध रिपोर्टार्ज, रेणु जी का प्रसिद्ध रिपोर्टार्ज क्या है? आप कमेंट में बताएंगे, है ना। आप भी बता दीजिएगा कि क्या है। फणीश्वरनाथ रेणु को भारत सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार मिला था? फणीश्वरनाथ रेणु को भारत सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार मिला था, है ना। आप बता दीजिए। हमने एक PDF फाइल बनाया है, उसी के हिसाब से आपको ऑप्शनल दे रहे हैं। फणीश्वरनाथ रेणु को भारत सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आप बता दीजिए। तो हो जाएगा पद्म भूषण। क्या हो जाएगा? पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा है इनका प्रसिद्ध उपन्यास, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि व न्याय मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। भारत सरकार ने भीमराव अंबेडकर को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया? भारत रत्न पुरस्कार से। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए आइए हम स्टार्ट करेंगे कुछ अगले क्वेश्चन, कुछ अगला ऑप्शन, और हम लोग ऐसे ही सामान्य प्रश्न कर रहे हैं। चलिए थोड़ा एक जो हमने HW दिया आपको, HW आप कह देंगे कि सर ने बताए नहीं, तो हम चलिए आपको बता देते हैं कुछ चीजें, है ना। जो हम स्टार्ट किए थे, तो क्या हो जाएगा, इसको जो SW हम आपको दिए हैं ये हो जाएगा, इसमें रेणु जी का प्रसिद्ध रिपोर्टाज हो जाएगा क्या? नेपाली क्रांति की कथा। क्या हो जाएगा? नेपाली क्रांति की कथा इनका मुख्य उपन्यास हो जाएगा। SW देते हैं, आप कर लिया करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SW लेने का समय ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको बताया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और हम करते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कुछ विकल्प जो हम लोग कर रहे हैं बेहतर, उसके हिसाब से कुछ ऑप्शन को हम लोग कर लेते हैं। तो पहला है पद की प्रकीर्ण विधाओं की संख्या कितनी होगी? पद की प्रकीर्ण विधाओं की संख्या होगी कितनी? 6 हो जाएगी।
आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा क्या होगी? आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी होगी? कहानी हो जाएगी। आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा कहानी। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? जो खड़ी बोली है, तो इस खड़ी बोली युग का प्रारंभ कब से माना जाएगा? भारतेंदु युग से। कब से? भारतेंदु युग से। रेखा चित्रों की प्रसिद्ध लेखिका कौन है? जो रेखा चित्र है, तो इसकी लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा कहलाएंगी। महादेवी वर्मा। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? इनको तो सब जानते हैं। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी है। प्रेमचंद जी हैं। नाटक सम्राट कौन कहे जाते हैं? नाटक सम्राट कहे जाएंगे जयशंकर प्रसाद। कौन कहे जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद उसे छायावादी कवि हैं। कहानी के तत्व कितने होंगे? कहानी के तत्व कितने हो जाएंगे? तो कहानी के तत्व होंगे 6। सवा शेर गेहूं के लेखक कौन है? सवा शेर गेहूं के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं, है ना। सवा शेर गेहूं के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं, है ना। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए? उपन्यास का शाब्दिक अर्थ होता है समीप रखना। क्या होता है? समीप रखना। परीक्षा निबंध के लेखक कौन है? तो परीक्षा है। परीक्षा नामक निबंध के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र है। राम की शक्ति पूजा की कविता है। राम की शक्ति किसकी राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? आप बताइए थोड़ा जरा। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है ये। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। हिंदी का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य कौन सा है? तो हो जाएगा रामचरितमानस। इससे बड़ा महाकाव्य शायद ही हिंदी जगत में नहीं है, है ना। उमा शंकर जोशी का उपनाम क्या है? अब आप बताएं कि उमा शंकर जोशी का उपनाम क्या था? वासुकी। क्या नाम था? वासुकी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहाँ के कवि हैं? आप बताइए। अभी हमने बताया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या है? कौन से युग के कवि हैं? तो आप जरा बताएं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन है? किस युग के कवि हैं? तो हो जाएगा कितना? छायावाद के कवि होंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहाँ के कवि हैं? छायावाद के। हमने बताया भी था अभी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि हैं। शायर कवि के रूप में फिराक गोरखपुरी अपना क्या नाम लिखते थे? अब बताइए। एक शायर कवि के रूप में फिराक गोरखपुरी अपना क्या नाम लिखते थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। एक शायर के रूप में फिराक गोरखपुरी क्या लिखते थे? शायद ब नंबर होगा, शायद नहीं, सही है। शायर कवि के रूप में गोरखपुरी वो लिखते थे। आप थोड़ा सा इसको कंफर्म भी कीजिएगा। गोरखपुरी लिखते थे। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये सब जानते हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन है किसके? हालावाद के कवि। इस तरह से ये ऑप्शनल कुछ हुआ, कुछ अभी और करेंगे, है ना, और हम लोग चलते रहेंगे। चलिए आइए कुछ और प्रश्नों को हम देख लेते हैं जो हम लोगों ने बेहतर ढंग से
स्टार्ट किया है, उन प्रश्नों को पूरा करते हैं। कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग देख लेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। उषा का अर्थ है, उषा का अर्थ होगा रात्रि या निशा। उषा का अर्थ होता है क्या? रात्रि या निशा। सॉरी, उषा का अर्थ रात्रि या निशा नहीं, भोर होता है। उषा का अर्थ होता है भोर। ये हो जाएगा। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तो ये हो जाएगा बादलों को। किन्हें कहा गया है? बादलों को। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? अब तुलसीदास जी कहेंगे तो श्री रामचंद्र जी भगवान ही होंगे, है ना। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? आकाश में कौन उड़ रहे हैं? बगुले उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहा है? बगुले। किसके अंकुर फूटते हैं? तो शब्दों के, शब्दों के अंकुर फूटते हैं। किसके अंकुर फूटते हैं? तो शब्दों के। भक्ति काल का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? रामचरितमानस। भक्ति काल का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कब कौन से हैं? तो कवि बिहारी जी हो जाएंगे। रीतिकाल के प्रतिनिधि कब कौन होंगे? बिहारी हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो किस काव्य में लिखा गया है? तो ये हो जाएगा प्रबंध काव्य में। पृथ्वीराज रासो कौन से काव्य में लिखा गया है? ये हो जाएगा प्रबंध काव्य में। अगला देख लेते हैं, वीर गाथा काल का मुख्य रस कौन सा है? तो ऑलरेडी आप जानते हैं वीर रस होगा। वीर गाथा काल का मुख्य रस वीर रस ही है। सूफी काव्यों की रचना किन छंदों में की गई है? तो ये हो जाएगा कौन सा? दोहा और चौपाई। क्या? दोहा और चौपाई छंदों में की गई है। तो इस तरह से दोहा और चौपाई छंद इस तरह से हो जाएंगे। ऑप्शनल जितने हुए लगभग कम से कम 40 ऑप्शन हो चुके हैं। तो आप कोशिश करेंगे, समझेंगे और अपने तरीके से बेहतर पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ आंसर, कुछ सब, कुछ क्वेश्चन, कुछ आंसर। चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको हम बेहतर ढंग से करना चाहते हैं और बेहतर ढंग से हम लोगों ने किया भी है। चलिए आइए देख लेते हैं। जैसे हो गया ग्रामर पोर्शन में, ग्रामर और इसका वितान का दोनों लिख देंगे, है ना। तो ग्रामर पोर्शन में जैसे हो गया अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार किसे कहते हैं? प्रकार, प्रकारों का वर्णन। ग्रामर पोर्शन में मिक्स लिखेंगे, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अब अलंकार में प्रकारों का वर्णन में सब आ जाए, है ना। प्रकार के वर्णन में पूरे अलंकार आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि हम लिख देंगे छायावाद की विशेषताएं लिखिए। छायावाद की विशेषताएं लिखिए। सॉरी, छायावाद की विशेषताएं लिखिए। वाह, दो कवियों का नाम। वाह, इनकी दो रचनाओं का नाम। रचनाओं का नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा बेहतर, है ना। जो क्वेश्चन हम ज्यादातर कर सक रहे हैं, शब्द शक्ति को यदि हम लिख लें, शब्द शक्ति क्या है? प्रकारों का वर्णन, उदाहरण सहित कर लीजिए। प्रकारों का वर्णन उदाहरण सहित कर लीजिए, ये हो गया। और यदि मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम देखें,
अलंकार तो पूरे प्रकार हमने बता दिया, अलंकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जो बेहतर से बेहतर प्रश्न हैं उन्हीं को हम कोशिश करेंगे। पूरे बुक को मैंने कवर करने की कोशिश किया है, लेकिन सामान्य से प्रश्न हमने दिया है ना, ग्रामर का। क्योंकि आपके जो बितान में है गद्य खंड है, बितान जो है बितान गद्य खंड है शायद या पद्य है, आप देख लीजिएगा, है ना। शब्द शक्ति हो गई, अलंकार हो गए, रस हो गया, रस की परिभाषा, रस की परिभाषा लिखकर प्रकारों का वर्णन कीजिए, प्रकारों का वर्णन कीजिए। एक ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ग्रामर की बात कर रहे हैं और ऑप्शनल दे दिए हैं आपको, लॉन्ग आंसर आप बेहतर ढंग से समझ सकते, ढूंढ सकते हैं। बितान के बाद जो आरोह है उसका तो लॉन्ग आंसर देंगे, है ना। आरोह का लॉन्ग आंसर आपको सबके मिलेगा, लेकिन इसका भी बितान का जो है तो हम लॉन्ग आंसर नहीं दे रहे हैं, है ना। रस की परिभाषा लिखकर प्रकारों का वर्णन कीजिए। और क्या हो जाएगा, नाटक एकांकी में अंतर लिख लीजिए। नाटक व एकांकी में अंतर लिखिए, नाटक व एकांकी में अंतर लिखिए। और एकांकी के तत्वों के आधार पर वर्णन कीजिए। तत्वों के आधार पर वर्णन कीजिए, है ना। ऐसे ही नाटक का, ऐसे कहानी का, कहानी व एकांकी में अंतर लिखिए। कहानी व एकांकी में अंतर लिखिए भी हो सकता है प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, है ना। कहानी में एकांकी में अंतर है, कहानी के तत्वों के आधार पर वर्णन भी कर सकते हैं, है ना। अब हम क्वेश्चन इसको नहीं लिख रहे हैं, लेकिन कहानी के तत्वों के आधार पर वर्णन भी लिख सकते हैं, है ना। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा, सामान्यतः है, कहानी तो हो गए, उपन्यास हो गया, उपन्यास के तत्वों के आधार पर वर्णन करना है। उपन्यास एकांकी में अंतर लिखने के लिए वर्णन करना है। कई सारी चीजें हमारे उसमें हैं, हमारे शेड्यूल में है और हमारे व्याकरण में भी है ना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये सभी चीजें तो चलेंगी ही, है ना। रस की परिभाषा आपने लिख लिया है, रस छंद लिख लीजिए। छंद के प्रकारों का वर्णन, प्रकारों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। यह भी प्रश्न हो सकता है। छंद के प्रकारों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए, यह हो जाएगा। अगला है, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार भी हो गया, शायद अलंकार, हाँ, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, है ना। और नाटक हो गया, नाटक एकांकी, उपन्यास। अब देखिए जो युग हुए हैं, छायावाद, है ना, रीतिकाल व भक्तिकाल में अंतर, रीतिकाल व भक्तिकाल में अंतर, रीतिकाल व भक्तिकाल में अंतर लिखिए, यह भी हो सकता है। बढ़िया, अच्छा प्रश्न है ना। रीतिकाल, भक्तिकाल, भारतेंदु युग, सभी युगों की विशेषताएं लिख सकते हैं, है ना। जितने भी क्वेश्चन हमारे ग्रामर पोर्शन में आते हैं, गद्य खंड में आते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ करके जाना है। वितान के जितने प्रश्न हैं वो आज के सेशन में कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए। वितान के प्रश्न लॉन्ग आंसर नहीं, केवल ऑप्शनल आपने देखा है, और ये ग्रामर पोर्शन की बात हम कर रहे हैं। तो चलिए आइए
अब इस सेशन में केवल इतना ही, जितना ज्यादा हो सकेगा छायावाद यहां पे लिख दे रहे हैं, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, द्विवेदी युग, रीतिकाल, भारतेंदु युग, नई कविता, सभी चीजें सबको बेहतर ढंग से आपको पढ़ना है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये छोटे छोटे शब्द जो हैं आप जानते हैं कि वे आंतरिक कितने बड़े और कितने बृहद शब्द हैं। तो चलिए आइए, इस सेशन में केवल इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में प्रश्न का उत्तर लेकर के, नया वीडियो के साथ, नया ऊर्जा एनर्जी के साथ और नए क्वेश्चन को लेकर के। अभी आपका वितान हुआ है पार्ट 2 में आरोह के जितने प्रश्न हैं, जितने ऑप्शनल होंगे आपको कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।